बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस। इसका लेक्चर 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री पे था वो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया था। उसके बाद इसी यूनिट का लेक्चर 2 जो कि इंट्रोडक्शन टू साइकियाट्रिक नर्सिंग था वो हमने स्टार्ट किया। उसका भी पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट 1 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस के लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू साइकियाट्रिक नर्सिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि इस लेक्चर 2 का लास्ट पार्ट होगा। इस लेक्चर के साथ ये लेक्चर 2 जो कि आप लोगों के यूनिट 1 की लेक्चर 2 है ये भी कवर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में जब इसी लेक्चर 2 का मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को मेंटल हेल्थ के ट्रेड्स, मेंटल हेल्थ के साइंस बताए थे। उसके बाद वहाँ पे टॉपिक थी कि थ्योरीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो थ्योरीज़ हैं, एक साइकोबायोलॉजिकल थ्योरी है और एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। साइकोबायोलॉजिकल थ्योरी उस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में हमने डिस्कस की हुई है कि जिसके अंदर हमने डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स पढ़ लिए, उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़ लिए, जिनकी वजह से जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने डिस्कस की कि उनकी कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या असरात पड़ती हैं मेंटल हेल्थ पे, कौन कौन सी मेंटल इलनेसेस काज हो सकती हैं, ये सब कुछ हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल थ्योरी, जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरी है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस के बारे में। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है इसमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज़ हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेसेस के बारे में हैं। लेकिन ये इन्हीं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है, जो 5 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें बिहेवियरिज्म की हम बात करते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, तो उन्हीं 5 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है उन्हीं से रिलेटेड है। उन्हीं के अंदर ये मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज़ हमें मिलती हैं। जिसमें अगर हम साइकोडायनेमिक थ्योरी की बात करें तो उसके अंदर फ्रॉइड्स का नाम आता है। फ्रॉइड्स, जिनको कहा जाता था कि ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनकी एक बहुत ही मशहूर थ्योरी जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से मशहूर है। साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रॉइड जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ये उसके जो अनकॉन्शियस मेमोरीज़ होते हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं और अनकॉन्शियस जो अर्जेस होती हैं, उन सब की वजह से ह्यूमन बिहेवियर बनती हैं। इस थ्योरी के अंदर जो साइकी है इंसान का, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इन्होंने कहा था फ्रॉइड ने कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं, हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं। एक को इड का नाम दिया था, दूसरे को ईगो का नाम दिया था और तीसरे को सुपर ईगो का नाम दिया था। और ईड के बारे में इनका कहना था कि ये ईड वाला हिस्सा जो है ये इंटायरली अनकॉन्शियस होता है, लेकिन ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड ऑपरेट करती है। कॉन्शियस माइंड में ईगो ऑपरेट होती हैं और ईगो रियलिटी को टच करती हैं। और सुपर ईगो के बारे में कहा कि सुपर ईगो जो है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली दोनों जो हिस्से हैं माइंड के, वो दोनों इसको ऑपरेट करते हैं। इन्होंने कहा कि माइंड के ये जो हिस्से हैं तो इसमें ये जो माइंड के हमारे हिस्से होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। उसमें सुपर ईगो जो है उसके बारे में इन्होंने कहा कि सुपर ईगो जो है वो जो हम हमारे सीखे हुए एक्सपीरियंसेस से जो हम मोरल्स सीखते हैं, जो वैल्यूज़ सीखते हैं, तो उन्हीं से ये सुपर ईगो बनती है। और सुपर ईगो जो है उसका काम ये होता है कि वो इड जो है उसके अर्जेस को सप्रेस करती है। इट तो बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड है, वो सिर्फ चीज़ें चाहती हैं, जो भी उसको ज़रूरत होती है, जो भी उसकी ख्वाहिश होती है, वो सोचती है कि बस ये मुझे मिल जाए, उसका कोई तरीका, कोई जो भी हो मुझे मिल जाए। लेकिन ईगो कहती है कि इसके लिए कोई वे जो है वो तलाश करनी होगी कि किसी तरीके के थ्रू जो है ये काम किया जाए। तो सुपर ईगो का क्या काम होता है? सुपर ईगो इड को सप्रेस करती है और जो ईगो है
ये ट्राई करती है कि ईगो मोरली बिहेव करे। अगर कि किसी इंसान ने मोरलिटी सीखी हुई है, उसके वैल्यूज़ बेहतर है, तो वो किसी भी अर्जिज़ को बेहतर तरीके से मोरली वो करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसको प्यास लगी, अब ईड क्या कहती है? ईड कहती है कि मुझे जल्दी से पानी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, जल्दी से चाहिए। तो फिर ईगो जो है वो वे तलाश करती है कि पानी पीने के लिए क्या करना होगा, वो रियलिटी को टच करती है। अब वो कहती है कि एक जगह बैठे पानी जो है वो खुद ब खुद आके तो मुंह में नहीं गिर सकती, उसके लिए कोई हरकत करनी होगी जिसकी वजह से वो पानी जो है वो मुंह में जा सकती है, पानी का अर्थ जो है वो पूरा हो सकता है। तो फिर सुपर ईगो क्या बताएगी? सुपर ईगो को बताएगी कि वो मोरली बिहेव करे, वो उठ के किचन में जाए और साफ़ पानी जो है वो उठा के पिए। ये नहीं, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का सुपर ईगो जो है उसने कोई भी अखलाकियात नहीं सीखे हैं, उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उसको मोरलिटी का कुछ भी पता नहीं है, तो वो रास्ते में जाके कहीं भी नाली से उठा के पानी पीने को जो है वो सजेस्ट करेगा ईगो के लिए। लेकिन अगर लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी बनी है, मोरली उनका एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो लोग जो है सही मोरल वे तलाश करेंगे इस पानी को पीने के लिए। और हमेशा सुपर ईगो जो है वो ईड के बहुत सारे जो अर्जिज़ होते हैं उसको सप्रेस करती रहती है और ईगो को मोरली बिहेव करने को कहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स थी ईड, ईगो और सुपर ईगो और कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और ईड और ईगो, सुपर ईगो, इनका मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस से क्या ताल्लुक़ है? तो इनका बहुत ही ज़्यादा इनका ताल्लुक़ है। इस बेस पे है कि माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि अभी ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है, प्री कॉन्शियस माइंड क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है। अगर ईड के अर्जिज़ पूरे नहीं होते हैं तो इस ईड के अर्जिज़ की वजह से एक इंसान की बिहेवियर क्या बन सकती हैं। अगर ईड के जो अर्जिज़ हैं वो सही टाइम पे वो रेगुलेट नहीं होते, उसको वो मुहैया नहीं होते, तो फिर इसकी वजह से कौन से बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। फिर डिफेंस मैकेनिज़्म एंड एंजाइटी है, ये भी साइको एनालिटिकल थ्योरी ही के अंदर आती है। इसमें ये बताया गया कि लोग जो होते हैं जब वो अनविलिंग होते हैं कि वो सच्चाई का पेनफुल ट्रुथ जो होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में पेनफुल ट्रुथ होती है, मतलब मोस्टली लोगों की ज़िंदगी में पेनफुल ट्रुथ होते हैं, वो जब उनको फेस करना नहीं चाहते, अनविलिंग होते हैं कि उनको फेस ना करे, तो फिर वो ये ट्राई करते हैं कि वो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पेश करे, ताकि उस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को सामने पेश करने से वो जो है इस रियलिटी को फेस ना करे, रियलाइजेशन को फेस ना करने के लिए वो कोई जो है बहाना ढूंढते हैं कि वो सामने रख के इससे वो बच जाए। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये सिगरेट जो है वो उसके कोई नुकसान अगर आप उनको बताओ सिगरेट स्मोकिंग वालों को सिगरेट के नुकसानात बताओ, तो वो आपसे कहते हैं कि सिगरेट जो है वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो फिर मैं वेट गेन कर लूँगा, इसकी वजह से मेरी वेट जो है, मेरी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो ठीक रहती है, अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो मैं वेट गेन करूँगा, मैं इसीलिए स्मोकिंग करता हूँ। इसी तरह वो जो ट्रूथ होता है, पेनफुल ट्रूथ होता है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकती है, वो 95% इस रिस्क पे है कि उसको कैंसर हो सकती है, तो उस बात को वो नहीं मानता और उस आपके सामने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रख देता है। तो ये कहलाती हैं डिफेंस मैकेनिज़्म। अब ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो हर इंसान में ये एबिलिटी होती है कि वो डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसको वो फॉलो करे, लेकिन उसमें उसको एंजाइटी होती है क्योंकि वो पेनफुल ट्रुथ जो है वो उसके वो इंसान समझता तो है कि ये हकीकत है कि ऐसा है, आपके सामने वो डिफेंस मैकेनिज़्म शो करता है, लेकिन उसको इस बात की एंजाइटी होती है और वो एंजाइटी कभी कभार डिप्रेशन का शिकार भी इख्तियार कर लेती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो डिप्रेशन में फिर, और डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वो प्रोग्रेस करके जा सकती हैं। थ्योरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी हैं, थ्योरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी भी साइको एनालिटिकल थ्योरी ही के अंदर आती हैं।
थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में फ्रूइड का कहना था कि ये जो हमारे माइंड के 3 हिस्से हैं, इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी बनती है। अगर इनकी आपस में सही किस्म की इंटरेक्शन है, ये सही तरीके से जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और सुपर ईगो जो है वो सही तरीके से अगर अर्जेस को मैनेज करती है, ईगो को एक सही वेव में बिहेव करने को कहती है, इस तरह आता है तो पर्सनैलिटी भी ठीक बनती है। लेकिन अगर किसी का सुपर ईगो ही ठीक नहीं है, वो अर्जेस को सप्रेस नहीं कर पाता, अर्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड के ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जो है इस सुपर ईगो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर इससे बैड पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। इस थ्योरी के अंदर यही कुछ बातें जो है वो की गई थी। साइको एनालिटिकल ईगो फंक्शन। साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर ईगो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ईगो बहुत सिग्निफिकेंट है। वो इसलिए क्योंकि ईगो ही माइंड का वो पार्ट है साइको एनालिटिकल थ्योरी के मुताबिक कि वो इंसान को रियलिटी टेस्टिंग करवाती है, सेंस ऑफ रियलिटी उसमें पैदा कर देती हैं। ईगो के जब अर्जिस स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अर्जिस उनको एक एक करके इड के जो अर्जिस स्टार्ट होते हैं तो ईगो एक एक करके उनको देखती हैं और ये देखती हैं कि सेंस ऑफ रियलिटी या रियलिटी टेस्टिंग उसमें है या नहीं। रियलिटी को टेस्ट करती हैं, फिर रियलिटी को टेस्ट करने के बाद माइंड में सेंस ऑफ रियलिटी पैदा करती हैं कि अगर उसमें रियलिटी को टच करने वाली बात है तो सेंस ऑफ रियलिटी जो है वो पैदा होती है और वो काम हो जाता है। फिर सुपर ईगो भी उसमें अपना फंक्शन अदा करता है, फिर वो काम हो जाता है। लेकिन अगर रियलिटी की टच उसमें नहीं है, रियलिटी की टेस्टिंग फेल हो जाती है, रियलिटी नहीं है, तो फिर ऐसी सेंस ऑफ रियलिटी पैदा होती है कि जिसकी वजह से ये जो अर्ज था जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये फिर सप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेजर 12 फंक्शन हैं ईगो के वो यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट, रियलिटी टेस्टिंग और सेंस ऑफ रियलिटी का मैंने आप लोगों को बताया। अगर रियलिटी टेस्टिंग और सेंस ऑफ रियलिटी ना हो तो फिर इंसान जो है अगर इनमें कमी आ जाए तो साइको एनालिटिकल थ्योरी में ये है कि अगर ये दोनों कम हो जाए, ये फर्स्ट 2 फंक्शंस, तो फिर बंदा जो है वो हेलुसिनेशन में चला जाता है। उसकी जो परसेप्शन की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसको जो है वो ऐसे ख्याल आते हैं जो कि रियल नहीं होते, हेलुसिनेशंस में वो चला जाता है। इसके बाद जजमेंट की बात आती है। जजमेंट जो है वो एक ऐसा कॉन्शियस ईगो फंक्शन है कि जिसमें इंसान जो है वो उसके जो इंटरेक्शंस होते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, रियलिटी के साथ उसके जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको अप्रिशिएट करती है। तो ये जजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाए तो फिर इसकी वजह से इंसान के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बनेंगे, फिर प्रॉपरली इंसान बिहेव नहीं कर सकेगा। चौथा फंक्शन है इम्पल्स कंट्रोल, जो कि ईगो का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें क्या होता है जो जितने भी अर्जिज होते हैं ईड के, तो यहाँ पे उनको इम्पल्स से रिलेट किया गया है और कहा गया है कि इम्पल्सिस के साथ कोप करना, उनको एडजस्ट करना, ये ईगो का फंक्शन है। अगर ईगो ये नहीं कर सका, अगर इस फंक्शन में वीकनेस आ गई तो फिर इंसान को बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन उसको ड्रग एडिक्शन हो सकती है, डिफरेंट मेडिकेशंस पे वो एडिक्ट हो सकता है। इसके बाद 5 नंबर फंक्शन जो है ईगो का वो थॉट प्रोसेस है। यानी थॉट प्रोसेसेस ऐसे कि हमारा जो ईगो वाला पार्ट होता है हमारा माइंड का, तो उसमें ये एबिलिटी होती है, वो हमसे क्लियरली थिंकिंग करवाती हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे जो जितने भी थिंकिंग है वो सस्टेन रहती है उसमें। हम जो किसी काम में हमारा जो अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन होता है, हम कोई कंसेप्ट बनाते हैं, कोई लैंग्वेज हम सीखते हैं या कोई मेमोरी बनाना चाहते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी ईगो का फंक्शन है, ईगो ही ये चीज़ें करवाता है। और इसके बाद 6 नंबर जो फंक्शन है ईगो का वो एराइज है। एराइज मीन्स के अवेक होना। ईगो का ये फंक्शन होता है कि ये इंसान को वो अवेक करवा देती हैं। अवेक मीन्स के उसको ये बताती हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई पास्ट टाइम में कोई अगर चीज़ें जो है वो गलत हुई भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए सोचते रहना चाहिए। आपने अवेक होना है, एराइज होना है और वो काम सुधारने हैं ताकि फ़्यूचर में वो दोबारा रिपीट ना हो और फ्यूचर में कोई काम गलत ना हो। इसके अलावा
डिफेंसिव फंक्शन का है। हाँ, डिफेंसिव फंक्शन, ये डिफेंसिव फंक्शन की जो फंक्शन है ईगो किस तरह डिफेंसिव फंक्शन करती हैं। तो आप लोगों को पता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसेस, बहुत सारे एंजाइटीज़ आ जाते हैं। तो यहाँ इन एंजाइटीज़ के साथ इंटरेक्ट करना, उनको मैनेज करना और अपने इमोशंस के साथ कोप करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, तो ये काम जो है ये डिफेंसिव फंक्शन कहलाती है। कि चीज़ें, एंजाइटीज़, स्ट्रेसेस जब आ जाते हैं तो कोई मेकेनिज़म इख्तियार करके, कोई भी जो है वो काम करके, ऐसे काम करके कि वो कोप कर सके, यानी अपने जहन में ऐसी बातें लाना कि जिनके थ्रू आप उन स्ट्रेसेस, उन एंजाइटीज़ के साथ कोप कर सको। तो ये होता है डिफेंसिव फंक्शन। इनमें आपके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं तो आपके अंदर फिजियोलॉजिकली ऐसे मैकेनिज़म्स स्टार्ट हो जाते हैं कि जिनकी वजह से वो आपके जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं और आपका साइकी इस एबल होता है, आपका यही ईगो आपके साइकी को इस एबल बनाता है कि आप वो जो जितने भी एक्सपीरियंस है, नेगेटिव एक्सपीरियंस, उनको आप पुश कर देते हो, ख़त्म कर देते हो और ख़ुद को इमोशनली स्टेबल रखते हो, इमोशनल बैलेंस में ख़ुद को रखते हो। तो ये भी ईगो का फंक्शन होता है जो कि ईगो डिफेंसिव फंक्शन कहलाती है। ऑब्जेक्ट रिलेशन है। ऑब्जेक्ट रिलेशन भी एक साइको एनालिटिकल, ये भी एक फ़ंक्शन है ईगो का। एक ऑब्जेक्ट रिलेशन के नाम से, साइको एनालिटिकल अप्रोच के नाम से इसको जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव रिलेशन। अगर इसमें हम डिटेल्स इसमें जाना चाहें तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज ए ईगो का फंक्शन इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक फोकस जो है वो पर्सन्स के रिलेशनशिप्स पे होता है, उसके दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप होती हैं, यानी उसके दूसरे लोगों के साथ जो उसके रिलेशनशिप होती हैं, उसके फैमिली में, उसके सोसाइटी में, उसका जो फोकस होता है लोगों पे, तो इसके साथ इसको भी ईगो रेगुलेट करती हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी चीज़ें हैं, जिसमें हमारे लोग भी आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, हमारे जॉब, हमारे जितने भी ड्यूटीज़ वगैरह होते हैं, ये सब आते हैं। तो इनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है उसको भी ईगो रेगुलेट करती है, जिसको ऑब्जेक्ट रिलेशंस कहा जाता है। ऑटोनोमस फंक्शनिंग है। ऑटोनोमस फंक्शनिंग जो है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो परसेप्शन होता है, हमारी थिंकिंग होती है, हमारी कंस्ट्रक्टिव और हमारी जो एडाप्टिव एक्टिविटीज़ होती है वो सब आती हैं। तो ये ईगो का फंक्शन है कि वो हमारे थिंकिंग को, हमारे परसेप्शंस को, हमारे जो एडाप्टिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको भी वो एक कंट्रोल उनके ऊपर रखे। ये भी ईगो का फंक्शन होता है। स्टिमुलस बैरियर का फंक्शन है, फंक्शन नंबर 10 ईगो का, स्टिमुलस बैरियर। स्टिमुलस बैरियर का फंक्शन, ये ईगो का वो फंक्शन है कि जिसके थ्रू हमें ये एबिलिटी पैदा होती है कि हम अपने जो नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन कर पाते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के दरमियान। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हुए हम अपने जो नॉर्मल फंक्शन है उनको जो हम मैनेज कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। तो ये हमारा स्टिमुलस बैरियर है कि कोई स्टिमुलस आ गई, कोई स्ट्रेसेस आ गए, चाहे वो जितने भी स्ट्रेसेस हो, लेकिन हम अपने फंक्शंस को, डेली फंक्शंस को, नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं। तो ये हमारा जो एबिलिटी है ये भी ईगो की तरफ से हमें मिलती है। मास्टरी कॉम्पिटेंस है। मास्टरी कॉम्पिटेंस मीन्स कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसमें ये एबिलिटी होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में मास्टर हो, मीन्स कि वो किस तरीके से लोगों के साथ वो उसका इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से वो चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट की चीज़ों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करता है। तो ये मास्टरी कॉम्पिटेंस कहलाती है। मास्टरी कॉम्पिटेंस भी हमें ईगो की तरफ से मिलती है। अगर ईगो जो है वो बिल्कुल नॉर्मली चलता है जिन लोगों का, तो वो मास्टरी कॉम्पिटेंस वाले लोग होते हैं। अपने इन्वायरमेंट में उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो बिल्कुल सही तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और हर इंटरेक्शन के बाद उनको प्रोडक्ट मिलती है, उनको उसका फल मिलता है। लास्ट जो फंक्शन है सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग है। सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग ये भी ईगो की कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं। एक पर्सनैलिटी के अंदर, एक बंदे के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी आती है उसके सोच में, उसके बिहेवियर में, तो ये भी ईगो का काम होता है और इसको सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग के नाम से याद रखा जाता है। यानी मतलब ये कि इंडिविजुअल जो सोचता है, फील करता है और एक कोहेरेंट मैनर में जो फंक्शन करता है, कोहेरेंट मैनर मीन्स कि स्मूथ मैनर में, स्मूथली जो उसके फंक्शन हो रहे होते हैं, तो ये फंक्शनिंग भी ईगो का ही काम होता है, जो कि सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग
ऑफ ईगो के नाम से हमें मिलती है 12 नंबर फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो फ्रॉइडियन थ्योरी है जिसमें उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के नाम से मशहूर है, जो कि मैंने आप लोगों के 4th सेमेस्टर की जब मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही थी तो उसमें डिटेल से पढ़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये एक बड़ा सा टॉपिक है तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, हमने इसको थोड़ा डिस्कस करना होगा। तो आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये एक थ्योरी साइकोसेक्सुअल थ्योरी है जो कि फ्रॉइड का एक थ्योरी है। लिबाइडो ड्राइव थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पे लिबाइडो का मतलब ये होता है कि सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि लिबाइडो का मतलब जो है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है, और हमारे जितने भी डेली लाइफ के अर्जेस होते हैं, जैसे कि पानी के लिए जो अर्ज होती हैं, खाने के लिए और हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो अर्ज होती हैं, इसी तरह जो सेक्सुअल अर्ज है ये भी एक ऐसी ही अर्ज है जिसको उसी तरह ग्रेटिफाई करना चाहिए जिस तरह हम स्लीप को, फूड को, वाटर को और ऑक्सीजन को के नीड को ग्रेटिफाई करते हैं। इस थ्योरी के अंदर इसके 5 स्टेजेस बताए थे, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इस कॉन्टेक्स्ट से इसको समझने की कोशिश करें। थ्योरी तो आप लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे क्यों दी गई है? यहाँ पे इसलिए दी गई है क्योंकि फ्रॉइड ने हर एक स्टेज को बयान करते हुए साथ में ये भी बताई थी कि अगर ये स्टेज जो है वो पूरा नहीं होता, अगर इस स्टेज के जो अर्जेस है वो कम्प्लीटली एक इंसान को नहीं मिलते, तो उसमें कौन सी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल एबनॉर्मलिटी या पर्सनैलिटी एबनॉर्मलिटी जो है वो बनती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उनका कहना ही ये था, इस थ्योरी का मेजर पॉइंट ही यही था कि जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो भी वाटर, एयर और फूड की तरह एक अर्ज होती है, और उसको भी उन्हीं की तरह ग्रेटिफाई करना पड़ता है। उन्होंने ये बात की थी और कहा था कि अगर ग्रेटिफाई नहीं किया जाता है तो डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेसेस जो है वो जन्म लेती हैं। फिर इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज का नाम दिया था, जिसमें एक बच्चा जो है एक साल तक का जो बच्चा होता है, 1 साल तक का यानी 0 से 18 मंथ तक का जो बच्चा होता है वो ओरल फेज़ के अंदर होता है। इस फेज़ के अंदर एक बच्चा जो है वो लिबाइडो को किस तरीके से ग्रेटिफाई करता है, लिप सकिंग के थ्रू, डिफरेंट सकिंग के थ्रू, चीज़ों को उठा के जो भी चीज़ उसको मिलती है वो उसको सक करने लगता है, अब लिप सकिंग वगैरह, इन सब के थ्रू वो इस स्टेज में लिबाइडो ग्रेटिफिकेशन करता है। अगर इस स्टेज में ये स्टेज रेगुलेट ना हो, उसके जो अर्जेस है वो पूरा ना हो, ये स्टेज सही तरीके से रेगुलेट ना हो, तो अपकमिंग लाइफ में वो बच्चा जाके या तो वो अल्कोहल ड्रिंकर होगा या फिर वो स्मोकिंग करेगा, यानी इस तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उसमें स्टार्ट होंगे। दूसरा जो स्टेज है उसका इन्होंने बताया था फ्रॉइड ने एनल स्टेज। एनल स्टेज का इन्होंने कहा था कि 1 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं, एनल स्टेज के अंदर। यहाँ पे वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। लिबाइडो ड्राइव को वो यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। और इन्होंने कहा कि अगर इस स्टेज की डिसरेगुलेशन हो जाए, यहाँ पे इस स्टेज में इनकी डिसरेगुलेशन हो जाए, तो इसकी वजह से वो बंदा जो है फिर आगे अपने अपकमिंग लाइफ में जाके अपने बिहेवियर में वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेगा, वो एक फिक्सेशन उसकी हो जाएगी। अपने बिहेवियर को वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, अपने ओपिनियंस को वो चेंज नहीं कर पाएगा, चाहे उसके ओपिनियंस, उसके बिहेवियर जितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेगा। थर्ड स्टेज इन्होंने फेलिक स्टेज का बताया। फेलिक स्टेज का इन्होंने कहा कि 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो फेलिक स्टेज के अंदर होते हैं। इन्होंने कहा कि इस स्टेज के अंदर उनकी जो चाइल्ड की जो डिज़ायर सेंटर होती हैं वो उनके जेनिटिलिया होते हैं। इनका कहना था कि अगर ये जो फेलिक स्टेज है ये अनरिजोल्व हो, ये रेगुलेट ना हो इस टाइम, तो फिर आगे जाके वो जो बच्चा है उसमें इगोइज़म जो है वो बनेगी। इसके अलावा वो उसकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो होगी, शाइनेस उसमें होगी, बात नहीं कर सकेगा किसी के सामने, वर्थलेस होगा। और ज़्यादातर इन्होंने कहा कि जो मेल बच्चे जो होते हैं उनमें ये बिहेवियर पैदा होगी कि वो वुमेन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आगे लाइफ में जाके वुमेन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, और जो वुमेन होंगी उनमें बहुत ज़्यादा शाइनेस, बहुत ज़्यादा लो सेल्फ़ इस्टीम, वर्थलेसनेस जैसी पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बनेंगे।
लेटेंसी स्टेज का इन्होंने बताया था कि 6 to 12 ईयर्स के बच्चे जो हैं, या 6 to 13 ईयर्स कह ले, ये बच्चे लेटेंसी स्टेज में होते हैं। लेटेंसी स्टेज में वो स्कूल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस स्टेज में जो लिबाइडो होती हैं वो लेटेंट हो जाती है, वो जो है वो चुप जाती हैं, वो कुछ वक्त के लिए गायब हो जाती हैं इस स्टेज में, क्योंकि उन पे सोशल प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है इस स्टेज के अंदर। तो इसी वजह से, और इनका फ्रूइड का बिलीव ये था कि इस स्टेज को अगर रेगुलेट ना किया जाए तो आगे जाके वो जो बच्चे हैं उनमें जो हेल्थी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कम होंगे, उनमें लाइफ लॉन्ग इमेच्योरिटी होगी, वो कभी भी अपनी लाइफ में मेच्योरिटी के साथ फैसले नहीं कर सकेंगे, वो कभी भी हेल्थी सेक्सुअल लाइफ जो है वो स्पेंड नहीं कर सकेंगे, और नॉन सेक्सुअल रिलेशंस जो है वो भी सही तरीके से अपने मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। लास्ट स्टेज जो जेनिटल स्टेज है, इनका इन्होंने बताया कि ये 13 से लेकर 20 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। इन्होंने कहा कि ये प्यूबर्टी से लेके डेथ तक की स्टेज भी आप इसको कह सकते हैं, 20 ईयर्स अगर ना कहें, डेथ तक की स्टेज कहे तो ये भी ठीक रहेगी। इसमें जो फोकस्ड होता है इनका, तो वो हेट्रोसेक्सुअल प्लेजर होता है। जेनिटल स्टेज जो है इसमें फोकस हेट्रोसेक्सुअल प्लेजर पे होती है। फिर इनका ये कहना था कि अगर इस स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है अपोजिट जेंडर पे, अगर इस स्टेज को वो रेगुलेट ना कर सके, इसमें वो फेल हो गए, तो फिर उनकी पर्सनैलिटी जो है वो सेक्सुअली डिसफंक्शनल पर्सनैलिटी उनकी बनेगी और बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स उनको होंगे। तो यही कुछ ऐसे मेंटल पर्सनैलिटी एरर्स थे जो कि इन स्टेजेस के पूरा ना होने की वजह से एक बच्चे में आती हैं, फ्रूइड के मुताबिक, फ्रूइड के साइको सेक्सुअल थ्योरी के मुताबिक। उसके बाद एरिक्सन की थ्योरी की अगर हम बात करें तो एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताए थे डेवलपमेंट के, साइको सोशल डेवलपमेंट के इन्होंने 8 स्टेजेस बताए थे। इनका भी यही था कि इन स्टेजेस का बताया था कि स्टेज नॉर्मली पूरे होने हैं, नॉर्मली कंप्लीट होने हैं। अगर नॉर्मली कंप्लीट नहीं होते तो फिर बच्चों में डिफरेंट मेंटल इलनेसेस, डिफरेंट पर्सनैलिटी एरर्स जो है वो हो सकती हैं। जिसमें ये जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इन्होंने कहा कि बर्थ से लेके 18 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। इसमें वो बच्चे जो है उनका वो क्या करते हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के अंदर बच्चे जो है अपने केयर गिवर पे देखते हैं, उन पे फोकस करते हैं कि उनके नीड्स टाइम पे पूरे होते हैं या नहीं। अगर उनका केयर गिवर सही तरीके से उनका ख्याल कर पा रहा है, उनके नीड्स उनको टाइम पे पूरे होते हैं, तो फिर उनका ट्रस्ट बन जाता है, और अगर नहीं होते तो फिर वो मिसट्रस्ट में चला जाता है, और इसकी लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट उन पे होती है इस स्टेज की। उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस स्टेज के अंदर एक बच्चे में सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होती हैं, तो वो फिर सिक्योर भी होते हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने रिलेशनशिप्स पे, और जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनका रिलेशनशिप्स पे कॉन्फिडेंट होता है, सिक्योर फील करते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में वो फेल हो गए, मिसट्रस्ट में चले गए, तो वो फिर कभी भी सही रिलेशनशिप जो है वो कायम नहीं कर सकेंगे। किसी भी रिलेशनशिप पे फिर उनको कॉन्फिडेंट नहीं होगी, वो सिक्योर फील नहीं करेंगे, और यही कॉन्फिडेंट फील ना करना और सिक्योर फील ना करना ये उनको डिप्रेशन तक ले जा सकती हैं, जो कि एक मेजर हेल्थ एलिमेंट है। दूसरा जो स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये भी दूसरा स्टेज था एरिक्सन का। इन्होंने कहा था कि इस स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है। इसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को प्रमोट करें, उनमें ऑटोनॉमी डेवलप करें, खुद मुख्तारी उनमें डेवलप करें। अगर उनमें खुद मुख्तारी डेवलप होगी, जैसे कि वो अपने फूड जो है वो अपने लिए खुद फेवरेट फूड अपने बनाएंगे, अपने लिए खुद फूड प्रीफर करेंगे, अपने लिए वो वही टॉयज़ लेना चाहेंगे जो उनको पसंद हो, तो उनको अगर प्रमोट किया जाए तो उनमें ऑटोनॉमी डेवलप होगी। अगर ये बच्चे इस स्टेज में फ़ेल हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ओवरली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो उनमें शेम और डाउट जो है वो फील करना स्टार्ट हो जाता है, और यही शेम और डाउट जो है इसकी वजह से वो उन बच्चों में इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा लेक होती है और कॉन्फिडेंस की लेक होती है। वो कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली अपने लिए वो कभी भी फैसला फिर नहीं कर सकेंगे। ये उनकी इस तरह पर्सनैलिटी एरर बन जाती हैं।
फिर थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का इन्होंने कहा था एरिक्सन ने कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। इन्होंने कहा था कि ये जो प्री स्कूल एज होती है या प्ले एज होती है, प्ले एज पीरियड भी इन्होंने कहा या फिर स्कूल एज पीरियड भी इस स्टेज को कहा कि इस स्टेज में बच्चे जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बनाते हैं। उनका एक ज़्यादा टाइम जो है वो उसके दूसरे बच्चे जो है उनके साथ गुजरता है और इसमें वो क्या करते हैं, वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वो अपने और दूसरे बच्चों के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स उनके जो है उनको वो शेप देना चाहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो इसमें अगर उनकी इनिशिएटिव बिल्ड हो जाती हैं, वो कर पाते हैं सही तरीके से ये काम, तो फिर उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो फिर अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम जो है सही तरीके से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे इस स्टेज में फ़ेल हो गए और ये गिल्ट के स्टेट में चले गए, तो गिल्ट का स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि इनको लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है उनसे दूर ले जाएगा। फिर ये बच्चे आगे जाके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी एक्टिविटी में लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें नहीं होंगे, ये जो है पीछे ही होंगे। फिर जो फोर्थ स्टेज थी इनकी एरिक्सन का बताया हुआ फोर्थ स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी का इन्होंने कहा था कि ये 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। इस स्टेज के दौरान बच्चों का ज़्यादा फोकस जो है वो बाहर की दुनिया पे होता है, स्कूल पे, स्पोर्ट्स पे, अपने हॉबीज़ पे, अपने जो पीर रिलेशनशिप हैं उस पे। इनका कहना था कि वो क्या करते हैं, वो बच्चे अपने जो एबिलिटीज़ हैं वो दूसरे अपने पीर्स के एबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। अपने एबिलिटीज़ अपने पीर्स के एबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करते हुए अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उनमें इंडस्ट्री डेवलप होती है। इंडस्ट्री मीन्स कॉम्पिटेंस कह ले, हार्ड वर्किंग कह ले, वो उनमें डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर इस स्टेज में वो फेल हो जाते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं, तो वो इन्फीरियरिटी वो फील करते हैं और ये इन्फीरियरिटी उनको इनकम्पिटेंट बनाती हैं। अगर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स उनमें पैदा हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा वो बच्चे इस रिस्क में होते हैं कि वो आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी में एरर्स होंगे, वो ड्रग एब्यूज़र बन जाएंगे, अल्कोहल एब्यूज़र बन जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला उनको हो सकता है। तो ये स्टेज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें उनकी कॉन्फिडेंट डेवलप होना, इसमें उनकी इंडस्ट्री डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ स्टेज इन्होंने बताया था कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। 12 साल से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। ये एडोलेसेंस पीरियड होती हैं जिसमें बच्चे जो है वो डिफरेंट सोशल रोल्स जो है उनको एक्सप्लोर हो जाते हैं। डिफरेंट सोसाइटी में जो जितने भी डिफरेंट रोल होते हैं उनके सामने वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मेरे लिए कौन सा आइडेंटिटी जो है वो बेहतर रहेगा। अगर इसमें वो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ पैदा कर लेते हैं तो फिर वो उनको एक उनके जहन में एक रिलियंस जो है वो बिल्ड हो जाती है, जो उस एक अपने आप पर उनका एक यकीन होता है और उस यकीन जब हो जाता है अपने आप पर, उनको कॉन्फिडेंट हो जाता है, यकीन हो जाता है खुद पे वो जब रिलियंस रखते हैं तो फिर वो अपने जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनके पीछे फिर निकल पड़ते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर इसमें आइडेंटिटी उनकी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई तो फिर इसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करेंगे, खुद पे वो डाउट करेंगे कि वो है कौन, और वो फिर रोल कन्फ्यूजन में चले जाएंगे और ये रोल कन्फ्यूजन जो है इसकी वजह से उनको भी डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन में जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। 6th स्टेज इन्होंने बताया था कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का है। 19 साल से लेके 40 साल के जो लोग होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो रिलेशनशिप्स की होती है। इसमें ये रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ये लोग यंग एडल्ट्स होते हैं तो उनको डिफरेंट लविंग रिलेशनशिप की नीड होती हैं। अगर इसमें वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनके स्ट्रॉन्ग लविंग रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, ख़ुद को एलोन फील करते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो कि एक आइसोलेशन एक ऐसी स्टेट है जो कि मेजर डिप्रेशन में आसानी से बंदे को पहुंचा सकता है।
जो सेवन्थ स्टेज है, सेवन्थ स्टेज इन्होंने कहा था जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन का, कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन का जो स्टेज है इसमें 40 साल से लेके 65 साल के जो लोग होते हैं वो इस स्टेज के अंदर होते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट इवेंट पेरेंटहुड होती हैं। बच्चे जो है वो अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने लाइफ को बिल्ड करते हैं, उनका फोकस होता है उनके कैरियर पे, फैमिली पे उनका फोकस होता है। जो लोग इस स्टेज में सक्सेसफुल रहते हैं इस स्टेज में, तो फिर उनको ये फील होती है कि वो अपने दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन है, वो एक्टिव है अपने कम्युनिटी में। लेकिन इस स्टेज में जो लोग फेल हो जाते हैं तो उनमें एक सेंस पैदा होती है अनफुलफिलमेंट का, यानी स्टेगनेशन का। स्टेगनेशन कहते हैं अनफुलफिलमेंट को, कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनमें ख़ुद को वो पर्पसलेस समझते हैं। और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा एपैथिक हो जाते हैं और एपैथी उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तक ले जाती हैं। लास्ट स्टेज इन्होंने कहा था कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का है। 65 साल से लेके डेथ तक के जो लोग होते हैं तो वो इस स्टेज में होते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट ये होता है कि वो अपने लाइफ पे रिफ़्लेक्शन करते हैं, जो भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उस पे वो रिफ़्लेक्शन करते हैं। ये फाइनल स्टेज होता है ओल्ड एज में। तो ये लोग जब रिफ़्लेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं रिफ़्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ पे, तो फिर जो लोग पीछे देखते हैं, ज़िंदगी को देखते हैं और वो ये फ़ील करते हैं कि उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, वो जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो जो उनकी ज़िंदगी की एंड हो रही होती है उस फेज़ के लिए पीसफुली तैयार होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लोग ऐसे हो कि वो लुक बैक करे अपने लाइफ पे और उनको ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है पूरी ज़िंदगी, वो जो काम कर सकते थे, वो इस एबल थे कि वो काम करे, तो उन्होंने तो वो किया ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फियर में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो कुछ भी किए बगैर जो है अभी ख़त्म हो रही है। तो वो डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, मायूसी की हालत में चले जाते हैं। और मायूसी की हालत जो है, वो डिस्पेयर जो है, वो एक सिम्टम है डिप्रेशन का, मेजर डिप्रेशन का एक सिम्टम है। तो इसमें फिर वो चले जाते हैं। तो ये सारी स्टेजेस जो है ये एरिक्सन ने बताए थे और इसके डिफरेंट जो इसके रिज़ल्ट है मेंटल हेल्थ पे, मेंटल इलनेसेस पे, ये मैंने आप लोगों को बताए हैं। इन पे आपका फोकस जो है वो होना चाहिए कि कौन से स्टेज में कौन सा मेंटल हेल्थ इशू जो है वो बन सकती हैं। मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आप लोग FON के ज़माने से ये पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले इंसान के फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, वो जब पूरे हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर उसके सेफ्टी नीड्स है, सेफ्टी नीड्स जब पूरे हो जाते हैं तो लव एंड बिलोंगिंग, वो फिर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो नीड उनकी पूरी हो जाती है तो सेल्फ स्टीम नीड, उनकी ख़ुद का सेल्फ स्टीम वो बनाना चाहते हैं, वो जब पूरी हो जाती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिर वो जाते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कि ये एक आइडियल सेल्फ वो बनाना चाहते हैं, कि उनका जो सेल्फ है वो आइडियल बने, वो मिसाल बने, ये चाहते हैं। अगर वो भी पूरा कर लेते हैं तो फिर वो सेल्फ ट्रांसेंडेंट नीड्स पे चला जाता है। सेल्फ ट्रांसेंडेंट नीड्स जो है यानी ये वो टाइम होता है कि उसमें वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं और अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्शन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अपने वैल्यूज़ को और गोल्स को, और देखते हैं कि उनके वैल्यूज़ और गोल्स जो है वो फुलफ़िल हुए या नहीं, और फुलफ़िल हुए हैं तो कुछ तरीके से फुलफ़िल हुए हैं, फिर वो तरीका वो दूसरों को बताते हैं, मशवरे देते हैं। तो ये उनके जो है वो लास्ट स्टेज होती हैं। यहाँ पे लिखा है एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्लाइंट स्ट्रेंथ। लोगों के जो पोटेंशियल्स लोगों में होते हैं, जो स्ट्रेंथ होते हैं क्लाइंट्स में, तो उन पे इस मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के थ्रू एम्फेसाइज की जाती हैं। इस्टेब्लिश व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग एक्शन, सेट प्रायोरिटीज़। मतलब ये कि अगर आप नर्सिंग केयर कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो आपने पहले उनके फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे हो गए तो फिर सेफ्टी नीड्स, फिर इसी तरह आप उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचा सकते हैं। साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड द नर्सिंग प्रोसेस। साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, अगर आप साइकियाट्री में नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही हो तो वहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट के बाद आप नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस जब आपके पास आ जाएगी तो आप आउटकम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आउटकम आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो बनाएंगे आप, और बनाने के बाद स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड आउटकम्स आप निकालेंगे कि कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उस पर अगर मैंने ये काम किया तो फिर मुझे कौन सा आउटकम इसका मिल सकता है। जितने भी नर्सिंग डायग्नोसिस है उन पे आपने सब पे आपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल सेट कर
करके फिर आउटकम्स निकालने हैं। आउटकम निकालने के बाद उनके लिए प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंट करनी है अपने जितने भी प्लानिंग्स हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर इवैल्यूएशन करनी है कि आया कि आपके जो गोल्स थे वो पूरे हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो दोबारा आप असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, अगर हो चुके हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग असेसमेंट, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग केयर और मेंटल हेल्थ इस पे उसको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि सपोर्ट सिस्टम हो गया, फैमिली इन्फ्लुएंस हो गई, कि आप अगर एक मेंटल पेशेंट हो तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, कौन कौन से लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपके फैमिली के इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं, क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं, तो इनका बहुत बड़ा असर होता है। चाहे आप जैसा भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें, लेकिन अगर उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फैमिली का उनके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई सपोर्ट सिस्टम हासिल नहीं है, तो फिर उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता। डेवलपमेंटल इवेंट्स हैं, डेवलपमेंटल इवेंट्स के अंदर आप ये देखेंगे कि उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है, एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह, वो सारी चीज़ें कि वो कैसी हैं। उसके अलावा कल्चरल बिलीव्स और वैल्यूज़ उनके कैसे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर उनके कल्चरल बिलीव्स और वैल्यूज़ जो है वही उनके मेंटल इलनेस का सबब बन रही है, तो चाहे आप जो भी केयर प्रोवाइड करें तो फिर आप के उस केयर से वो ठीक नहीं हो सकते। हेल्थ प्रैक्टिसेस उनके कैसे हैं, हेल्थ को वो क्या समझते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बिलीफ उनकी क्या है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों का ये असर होता है। नर्सिंग असेसमेंट पे भी असर होता है। अगर उनके कल्चर में ये नहीं है, उनके वैल्यूज़ में ये नहीं है कि खुल के अपनी सारी बातें किसी के साथ शेयर की जाए, तो फिर आपको वो बताएंगे ही नहीं, तो आप नर्सिंग असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। तो ये काफ़ी पेचीदा कम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन होती हैं। मेंटल हेल्थ असेसमेंट, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इसीलिए आपने हॉलिस्टिक केयर जो है बहुत ही एहतियात से प्रोवाइड करनी होती हैं। साइकियाट्रिक असेसमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, आप डेटाबेस लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने के बाद आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस को देखेंगे कि मेंटली वो किस स्टेटस में है, उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, वो खुश है, सेटिस्फाइड है या नहीं। साइको सोशल असेसमेंट आप उसकी करेंगे, उसकी साइकी को, उसके सोसाइटी से रिलेटेड सोशल इंटरेक्शंस वगैरह आप देखेंगे, फिज़िकली एग्जामिन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उससे इंटरव्यूज़ करेंगे। इन स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल्स जो है उनके थ्रू आप चेक करेंगे कि अगर डिप्रेशन है, तो अगर आप डिप्रेशन के लिए चेक कर रहे हैं तो नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन और वेरी सीवियर डिप्रेशन। तो ये इस तरह के बहुत सारे मेंटल हेल्थ जो असेसमेंट है उसके अंदर आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल्स मिलेंगे, जिस पे आप आइडेंटिफाई करते हो और फिर डेटा को वेरीफाई करते हो कि जो डेटा आपके पास है उसकी वेरिफिकेशन आप करवाते हो कि आपने कैसा डेटा बनाया है और इस डेटे में आपका डेटा कितना दुरुस्त है और इसमें कोई गलती है या नहीं। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस, डायग्नोसिस आप किस तरीके से करेंगे। एक नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, एक मेडिकल डायग्नोसिस होती है। मेडिकल डायग्नोसिस अक्सर जो DSM-4R है, TR है, यानी DSM मैंने आप लोगों को बताया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो ये जो DSM-4 है, 4th एडिशन जो है, इसमें वो सारी क्लासिफिकेशन दी गई है, उसके थ्रू आप क्लासिफाई कर सकते हो मेंटल डिसऑर्डर्स को। नर्सिंग डायग्नोसिस अगर आप कर रहे हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते वक्त आपने जो NANDA जो है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, तो उसके बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगे, मैनुअल वगैरह, तो उसमें देख के, कैटेगरीज़ को देख के, आप उसके सिम्टम्स वगैरह को देख के और वहाँ पे कैटेगरीज़ को देख के उसको किसी एक ख़ास कैटेगरी में डायग्नोसिस के अंदर आप डाल सकते हैं। DSM-4 TR जो DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन है, तो उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स जो है are considered a manifestation of behavioral, psychological, biological dysfunction of the individual। DSM-4 ये कंसीडर करती है कि जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं तो वो या तो बिहेवियरल डिसफंक्शन होते हैं एक बंदे के, या फिर साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन होती है, या फिर बायोलॉजिकल डिसफंक्शन होती है। चाहे बायोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, चाहे साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो, चाहे बिहेवियरल डिसफंक्शन हो, तो इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो इनकी मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, इनकी रिज़ल्ट में हो सकते हैं। DSM-4 TR जो है, इसके अंदर मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन दी गई है, डिफरेंट एक्सेस दिए गए हैं, जैसे कि एक्सेस 1 है,
जितने भी मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है वो एक्सेस 1 में रखे गए हैं। एक्सेस 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मेंटल रिटार्डेशन, इन सब को रखा गया है। एक्सेस 3 में करेंट मेडिकल कंडीशंस दैट आर रिलेवेंट टू मेंटल डिसऑर्डर, अभी जो करेंटली मेडिकल कंडीशंस चल रहे हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर से उनका ताल्लुक़ है, तो वो एक्सेस 3 में रखे गए हैं। एक्सेस 4 ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने याद रखनी है कि मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन के अंदर एक्सेस 3 के अंदर कौन कौन से कंडीशन है, एक्सेस 1 के अंदर कौन से हैं, एक्सेस 2 के अंदर कौन से हैं, एक्सेस 4 के अंदर साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेस 5 के अंदर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शन है। ये सारी चीज़ें आपने याद करनी, इनसे MCQs में भी बन सकती हैं। थेरापीटिक अप्रोचेज़, अच्छा स्टूडेंट्स अब देख लीजिए ज़रूरी चीज़ है, थेरापीटिक अप्रोचेज़ आपने यहाँ पे समझने हैं कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ थेरापीटिक अप्रोचेज़ हो सकते हैं, जो कि आगे जाके भी जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को इनका बताऊँ तो आप लोगों को याद हो कि ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि बार बार फिर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, तो साइको एनालिसिस जो है वो एक थेरापीटिक अप्रोच है। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि जिनके लिए हम एज ए थेरापीटिक अप्रोच साइको एनालिसिस करते हैं। साइको एनालिसिस के अंदर जो साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट होते हैं वो एक कन्वर्सेशन जो है जिसे फ्री फ्लोविंग कन्वर्सेशन का नाम देता है, वो कन्वर्सेशन करते हैं क्लाइंट के साथ। यूजुअली वो इस तरह करते हैं कि एटलीस्ट एक सेशन जो है वो पर वीक ले लेते हैं, और उस सेशन के अंदर उनका गोल ये होता है कि वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके जहन में ये बीमारी आई हुई है, उनके जहन में डिस्टर्बेंस आई हुई है, वो बताए, और बताने के थ्रू वो पास्ट एक्सपीरियंस वो भूल जाए, उनका दिल हल्का हो जाए, उनकी यही कोशिश होती हैं। तो वो पर वीक जो है एटलीस्ट 2 या 1 सेशन ले लेते हैं, और उस सेशन के अंदर एक फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन करते हैं उस पेशेंट के साथ, जिस कन्वर्सेशन के अंदर अपने पास एक्सपीरियंसेस का जिक्र वो पेशेंट करता है। और इससे जो साइको एनालिस्ट होते हैं, जो साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट होते हैं, तो उनको कुछ इंसाइट मिल जाती है उनके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जिनकी वजह से उनकी ये बिहेवियर बनती है, एबनॉर्मल बिहेवियर बनती हैं। तो इसे कहा जाता है साइको एनालिटिक थेरेपी, या फिर साइको एनालिसिस को कहा जाता है। शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी है। शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी में कोई भी जो है साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है और इससे कंसल्टेशन करवाई जाती है। इसमें भी बातचीत किए जाते हैं, और कुछ जो है वो उनकी काउंसलिंग की जाती है, जिसके थ्रू उनका बिहेवियर ठीक हो जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी भी एक मेंटल हेल्थ की थेरापेटिक अप्रोच है, मेंटल इलनेसेस के लिए थेरापेटिक अप्रोच है।
इसमें इसको कहा जाता है कि ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होती है। इसमें फोकस जो है वो करंट प्रॉब्लम पे होती है और करंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए फिर सलूशन इसमें ढूंढा जाता है। साइको एनालिसिस और इसमें डिफरेंस ये है कि साइको एनालिसिस में पास्ट एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा फोकस दी गई है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो बिहेवियर बनती है उस पर फोकस की गई है, लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर जो करंट प्रॉब्लम होती है उसको देखा जाता है और उस पर कंसंट्रेशन दिया जाता है और करंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके साथ फिर डील की जाती हैं। बिहेवियर थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी जो है उसमें लोग ये जो थेरेपिस्ट होते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट, ये आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट बिहेवियर्स को कि ये बिहेवियर्स बनी क्यों है, इसके रीजंस क्या है, और उसके बाद वो जो ख़ास करके जो पोटेंशियली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और अनहेल्थी बिहेवियर्स होते हैं उनको फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। अब बिहेवियर थेरेपी के अंदर डिफरेंट थेरेपीज़ और आते हैं, जैसे कि मॉडलिंग देख लें। मॉडलिंग जो है वो एक बिहेवियर थेरेपी है, एक किस्म की बिहेवियर थेरेपी है कि जिसमें इसको कहा जाता है, स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि मॉडलिंग को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है या फिर इमिटेशन थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो लोग हैं थेरेपिस्ट हैं, ये डिफरेंट वीडियोस जो है वो दिखाते हैं पेशेंट को, जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो हेल्थी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप्स उनके होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्व कर रहे होते हैं। तो ये उनको देख के, उन मॉडल्स को देख के इनमें ये एहसास पैदा होता है कि हम भी इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर अपना ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है उसको फिर चेंज करते हैं इस मॉडलिंग के थ्रू। ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी एक बिहेवियर थेरेपी है जिसमें रीइंफोर्समेंट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू डिफरेंट बिहेवियर जो है उनको अल्टर करने की कोशिश की जाती हैं, रीइंफोर्समेंट की जाती हैं। कुछ जो है वो कोई वादा किया जाता है, उनको कोई चीज़ देने की, कोई चीज़ उनको मिलने की उनको कहा जाता है, या फिर उनको पनिश किया जाता है, जिसके थ्रू पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात आप याद रखिए इसके अंदर, कि ये दोनों टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट बिहेवियर को अल्टर करने की कोशिश की जाती हैं। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन भी एक टाइप है बिहेवियर थेरेपी की, इसको एक्सपोजर थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एंजाइटी और स्ट्रेस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए और उनको अवॉइड करने के लिए एक बंदा जो है उसको एक्सपोज किया जाता है उसके उस फोर्स के साथ, उस सोर्स के साथ जिससे उसको डिस्कम्फर्ट होती है, जिससे वो डरता है या उसको डिस्कम्फर्ट होती है, उसके साथ उसको एक्सपोज की जाती हैं, बार बार एक्सपोज की जाती हैं, ताकि बार बार एक्सपोज करने की वजह से वो उसके साथ आदी बन जाए और फिर उसका जो फियर है उस चीज़ से रिलेटेड, उसको जो स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है उस चीज़ से रिलेटेड या उस बात से रिलेटेड या उस हरकत से रिलेटेड, वो उसमें ख़त्म हो जाए। इसीलिए इसको एक्सपोजर थेरेपी भी कहा जाता है। एवर्जन थेरेपी है, एवर्जन थेरेपी भी एक बिहेवियर थेरेपी है। इसमें क्या किया जाता है, जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए पेशेंट को एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस दिया जाता है। उसकी पेशेंट की जो बिहेवियर होती है, जिस बिहेवियर को वो दूर करना चाहते हैं, उस बिहेवियर के साथ एक अनप्लीजेंट स्टिमुलस को एसोसिएट किया जाता है। जैसे कि ये जो लोग जब स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट के साथ, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब सिगरेट का पिक्चर उनको दिखाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हुए लोगों को उनको दिखाते हैं और उनको फिर करंट देते हैं, या फिर सिगरेट उनके हाथ में पकड़वाते हैं और उनको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो बंदा बार बार इस तरह करने की वजह से वो बंदा फिर सिगरेट को देख के ही इलेक्ट्रिकल करंट का डर उसके जहन में बैठ जाता है और फिर वो इस तरीके से सिगरेट छोड़ देता है। तो ये एवर्जन थेरेपी कहलाती है। मीलियोथेरेपी है, मीलियोथेरेपी को थेराप्यूटिक कम्युनिटी भी कहा जाता है या फिर इसको ऑप्टिमल हीलिंग इन्वायरमेंट थेरेपी का नाम भी दिया गया है, जिसमें जो लोग होते हैं जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, कोई इशू होती है मेंटल हेल्थ की, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज़ करने वाले लोग हैं, या फिर नर्सिंग साइकियाट्री के अंदर डिफरेंट पेशेंट है, या फिर कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ के कुछ मरीज़ हैं, तो उनके लिए उनके एनवायरनमेंट को इस तरह ऑप्टिमल बनाया जाता है, साजगार बनाया जाता है, जो कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करे, और फिर उस एनवायरनमेंट की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ प्रमोट हो जाती हैं। इसको कहते हैं मीलियोथेरेपी।
इसके अलावा इंडिविजुअल थेरेपी के इंडिविजुअली उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको उसकी जो है वो ट्रीटमेंट की जाए। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप को एक ग्रुप में लेके उसको ट्रीट किया जाए टॉक थेरेपी वगैरह के थ्रू, या फिर फैमिली थेरेपी की जाए, पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करके उनकी थेरेपी किया जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, कल्चरल बेसिस की क्या बात है। कंसीडर कल्चरल डिफरेंसेस दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ। ये ज़ाहिर सी बात है कि हमने कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको कंसीडर करना है कि डिफरेंट कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है, ख़ास करके मेंटल हेल्थ। बी एक्सेप्टिंग ऑफ चेंजिंग फैमिलीज़ में जो चेंजेस आती हैं उनको एक्सेप्ट करने की आप में सलाहियत हो, ये बात आपने जहन में रखनी है। बी ओपन, कंसीडर डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंसिटिव एंड कॉम्पिटेंट केयर। आपने ओपन रहना है, आपने इस बात को कंसीडर करनी है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव और कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड करनी है। गोल्स एंड इंटरवेंशन ऑफ साइकियाट्रिक केयर डायरेक्टेड टू। गोल्स क्या है साइकियाट्रिक इंटरवेंशन के, साइकियाट्रिक केयर के, उसमें आप जो पेशेंट के लिए इंटरवेंशन करते हो उसमें आपका गोल क्या है कि आपने एंजाइटी जो है उसको कम करनी है, आपने रियलिटी टेस्ट करवानी है, उस पेशेंट को इस तरह काउंसिल करना है कि वो चीज़ों को रियलिटी के साथ टच करे, सेल्फ इस्टीम उसकी बढ़ानी है, और लीवल ऑफ फंक्शनिंग एंड मैनेज डिज़ीज़ प्रोग्रेस। डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेस होती है उसको आपने मैनेज करना है और लेवल ऑफ फंक्शन जो है वो उसकी ठीक करवानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का ये लेक्चर 2 जो है, यूनिट 1 का लेक्चर 2 ये भी कवर हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के यूनिट 1 के 2 लेक्चर कवर हो गए, यानी 2 ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए। एक ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री लेक्चर 1 में कवर हो गई, और जो इंट्रोडक्शन टू साइकियाट्रिक नर्सिंग है वो लेक्चर 2 में कवर हो गई। तो ये चीज़ें आप पढ़ लें यहाँ तक। अब इस यूनिट 1 के एक और ऑब्जेक्टिव है जो कि ऑर्डिनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ 2001 पाकिस्तान के नाम से, वो भी एक इसका लेक्चर 3 होगा, जो कि पता नहीं कितने स्लाइड्स का और कितने पार्ट में कवर होगा। अभी तक मुझे वो स्लाइड नहीं मिली है। मुझे जैसे ही वो स्लाइड्स मिल जाते हैं उस ऑर्डिनेंस वाले स्लाइड्स, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस पर लेक्चर बना के। तब तक आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम फिर डिसऑर्डर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारा कोर्स जो है उसको कवर करने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया है। कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।